मौलाना साहब भी इस बात को मानते हैं, अगर हम चारों के इस्लाम में वक्फ जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सर पकड़े हुए हैं, अगर उस पर इन तमाम पदाधिकारियों ने वक्फ के काम किया होता तो आज इस्लाम में मुफलिसी नहीं होती, आज मेरी बेवा जो बहनें हैं आज वो दुखी नहीं होती, आज सारी बच्चियां सारे बच्चे मुसलमान धर्म से जो ताल्लुक रखते हैं सर, इंजीनियर, डॉक्टर और न जाने क्या क्या बन गए होते। इतनी वक्फ के पास प्रॉपर्टी है, तीसरे नंबर पर है वक्फ की प्रॉपर्टी पूरे हिंदुस्तान में। आप समझिए इस बात को। और वक्फ किस लिए होता है? तैयार है। वक्फ किसके लिए होता है? गरीबों के काम आ सके वो संपत्ति, उससे उपजने वाली जितना भी प्रॉफिट है उसका इस्तेमाल गरीबों के लिए होना चाहिए। कितने कॉलेजेस है मुझे बताइए, अजय जी बताइए, मुसलमानों के लिए कितने कॉलेजेस, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने स्कूल, कितने हॉस्टल, कितनी धर्मशालाएं हैं इस पूरे हिंदुस्तान में, वक्फ की इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद। रूबिका जी देखिए, भारत का संविधान और फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, एंकर को अपनी बात पूछने का, अपने तरीके से रखने का हक देता है, लेकिन जो नागरिक है भारत का, ये किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, प्रवक्ता है, नेता है, उसको भी अपनी तरीके से रखने का, प्रस्तुत करने का तरीका देता है। और हम उसे पता है कि समझदारी से काम कैसे लेना है। आप भड़काते रहिए, वो भड़कने वाला नहीं है। इस हिंदुस्तान में मैं आपको बताती हूँ, ये नहीं, हम भड़काने वाला काम नहीं कर रहे, हम आईना है दिखा रहे हैं। क्या मतलब है सेकंड सिटीजनशिप? ये वक्फ के लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को सेकंड सिटीजनशिप देने की कोशिश की है। उन्हीं की जमीनें हड़प बदलते हैं, बदलते रहिए। एक बड़ी खबर मैं दे दूं, उसके बाद शालिनी जी और मौलाना रशीदी कुछ कहना चाहते हैं। ये आरएएफ देखिए तैनात कर दी गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर जब फैसले की घड़ी आएगी तो किसी तरह की अनहोनी ना होने पाए, सब कुछ शांति के वातावरण में हो, अमन और चैन बहाली रहे, इसीलिए आरएएफ की तैनाती, यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आपको यहां पर वर्दीधारी तमाम आरएएफ पर्सनल दिखाई दे रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस के तस्वीरें हैं जहां पर आरएएफ तैनात कर दी गई है। शालिनी जी, इस बीच बड़ा सवाल जो यहाँ अजय जी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मौलाना साहब से इसमें डिटेल में मैंने बात नहीं की, पर वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा, लेकिन हमारे पास हक है कि हम दूसरे ऑप्शंस को तलाश सके अगर वो हमारे फेवर का नहीं हुआ तो। रूबिका जी, एक बहुत सिंपल बेसिक सी बात है जो सब लोग समझते और मानते हैं। डीएम जो होते हैं वो एक आईएएस अफसर होते हैं जो एक ओथ ऑफ एलिजेंस लेते हैं, जो कि कहता है कि मैं संविधान के हिसाब से ही चलूंगा। जब गांव में या शहर में, छोटे शहरों में भी कोई मसले मसाइल होते हैं तो सब डीएम के पास जाते हैं। ये तो हम वक्फ की बात कर रहे हैं, अल्लाह की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और उस पे ये लोग विरोध उठा रहे हैं कि हम डीएम के पास नहीं जाएंगे। तो ये सारी बचकानी वाली हरकतें हैं। और ये कहना आज भी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हम ऑप्शंस ढूंढेंगे, ये दिखाता है कि आपको ना तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ना ही इस संविधान के ऊपर विश्वास है, कि आप ऑलरेडी सोच रहे हैं कि आपके अगेंस्ट में ये फैसला आ सकता है। देखिए, आप विरोध करिए उस सोच की जो कि सकारात्मक तौर पे नहीं होती है। आप विरोध उन चीजों की बात ना करिए जो कि इस कौम को, इस देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। आपने बहुत सही सवाल पूछा, कितने स्कूल है, कितने मेडिकल फैसिलिटीज है, कितने स्किल सेंटर्स है, कितनी महिलाएं हैं जो सक्षम हो पाई हैं। जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की बात सामने आई थी, उसी दौरान में तो गरीब मुसलमान को समझ में आया कि ये वक्फ से हमारा भी कुछ उद्धार हो सकता है, कि हमें भी, बेवाओं को भी, बच्चियों को भी तालीम मिल सकती है, कि एक बेवा औरत को पेंशन मिल सकती है, या किसी भी मस्जिद के बाहर में या दरगाह के बाहर में जो एनजीओ से दिए हुए हैंडीकैप्ड व्हीकल्स होते हैं उस पे वक्फ बोर्ड का भी बोर्ड आ सकता है। पर ये सारे जितने भी कट्टरवाद सोच रखने वाले मुस्लिम ठेकेदार अपने आप को मुसलमानों के ठेकेदार मानते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आज एक बहुत कड़ा जवाब आ रहा है। चाहे फैसला कुछ भी हो, हर एक नागरिक को इसको मानना पड़ेगा। मौलाना साहब स्क्रीन पर, मौलाना साहब आपने सुना क्या कह रही है शालिनी जी? देखिए रूबिका, एक चीज को समझना चाहिए। हाँ। जो बात इन्होंने कही कि हमने मान लिया कि फैसला हमारे खिलाफ आएगा, तो मैं ये बात इनके लिए भी कह सकता हूँ कि इन्होंने मान लिया कि फैसला इनके फेवर में आएगा। इनको बता दिया गया हाँ जी आपके आपको मानना पड़ेगा। आपने लास्ट में कमेंट सुना कि फैसला चाहे कुछ भी हो उसको मानना पड़ेगा। तो सही। अरे मैडम सुनिए, देखिए आपने एक बात कही कि अभी तक एक बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया और मैं भी मानता हूं
कि वक्फ संपत्ति से कितने मुसलमानों को फायदा हुआ। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए 1947 के बाद में, जब 1962 में कमेटी बनी, 68 में फैसला आया, कानून बना, उसके बाद से मुसलमानों के पास रहा क्या वक्फ? सरकार के पास रहा है। सरकार ने अपने मनमर्जी के चेयरमैन दिए हैं, सरकार ने अपने मनमर्जी के एडमिनिस्ट्रेशन दिए हैं, सरकार मतलब ने जो अपनी पिछले मनमर्जी के सरकारों ने कानून गलतियां करी है वो सरकार आज फिर से नहीं, आप इस बात को समझ लीजिए, आज भी वक्फ बोर्ड में धांधलेबाजी हो रही है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी इस बात को बोल रहे हैं। शालिनी जी रुकिए ना, पहले मौलाना साहब बोल दें, उसके बाद आप काउंटर कर दीजिए। नहीं होती मैडम, सॉरी, ओके, हाँ देखिए मैं ये कह रहा हूँ, शुरू से अब तक मुसलमानों के हाथ में वक्फ रहा ही नहीं, सरकार के हाथ में रहा है। सरकार में ने अपनी मर्जी से खुर्द-बुर्द किया है। सरकार ने करोड़ों के मेरे पास 200 प्रॉपर्टीज की लिस्ट है, 200 प्रॉपर्टीज दिल्ली के अंदर, और वो प्राइम लोकेशन की है। सरकारों ने पहले ही कब्जा कर लिया। सवाल ये है, ये एलिगेशन लगाना तो बहुत आसान है कि साहब प्रॉपर्टी से मुसलमान को क्या फायदा हुआ। ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि मुसलमान को फायदा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सरकार के हाथों में थी पहले भी, आज भी सरकार के हाथ में है। कैसे मतलब, पहले समझाइए। नहीं, आप मुझे और तोड़ कर समझाइए। अगर पहले भी सरकार के हाथ में थी और अभी भी सरकार के हाथ में जा रही है, तो फिर तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। फिर क्यों आपको दर्द हो रहा है? फिर तो वैसा ही रहने दीजिए जैसा चल रहा है। मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। हर सरकार को कानून बनाने की इजाजत है संविधान में। जो भी पार्लियामेंट में अक्सरियत में आता है वो कानून इधर से उधर करता है, हर जगह होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर उंगली उठाना, जिन पर बात करना, ये भी तो संवैधानिक अधिकार है। अब जैसे कलेक्टर की बात आई, सवाल ये है कि जब चेयरमैन सरकार का बनता है और वो सरकार के मुताबिक खुर्द-बुर्द करता है, जब कलेक्टर तो सरकार का होता ही होता है, तो वो सरकार के बाहर कैसे चला जाएगा? अगर सरकार कहेगी मौलाना साहब, फिर आप मुझे पहले समझाइए, मुझे ये समझाइए कि सरकार का आदमी वहां पर बिठाया हुआ था, तो क्या सरकार के इशारे पर वो ऐसे काम कर रहा था कि तुम अपने दामन भरते चले जाओ, तुम अपने अकाउंट्स भरते चले जाओ, अपने बच्चों को, अपने आसपास के खानदानों को माल से जो है भरते चले जाओ, और गरीबों को, हाँ, और गरीबों को और गरीब करते चले जाओ? ये सरकार की तरफ से निर्देश थे इनको, ये जो बैठे हुए थे कुर्सी पर? रूबिका, एक चीज को समझिए, चेयरमैनों ने भी अपना दामन नहीं भरे, ना उनके रिश्तेदारों के पास कुछ गया, जो भी गया वो सरकार के पास गया। अरे क्या बात कर रहे हैं मौलाना साहब, मौलाना साहब, ना, क्या बात कर रहे हैं मौलाना साहब? मैं उसके बारे में दिल्ली में बता देता हूं। वो देखिए, अभी यासिर जिलानी आपको बताएंगे। मैं कह रही हूँ नाम से बता देते हैं, थोड़ा खुदा का खौफ करना चाहिए। मैं कह रही हूँ अपना दामन भरते चले गए, ये सरकार के कहने पर करते चले गए। पैसों पर पैसा छापते चले गए, ये सरकार के कहने पर छापते चले गए। अच्छा, एक चेयरमैन का नाम बताइए जिसने अपना दामन भर लिया। अच्छा, मुझे आप बताइए, जो अभी भी मुफलिसी में रह रहा हूँ, एक नाम आप मुझे गिना दीजिए। चलिए, नहीं, जो जैसे थे वैसे हैं। नहीं, जैसे थे वैसे नहीं। आप मुझे बताइए कि अरे रूबिका एक झोला लेकर आया और झोला लेकर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, जो वक्फ की उस कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैं काम करती हूँ, आप गूगल कीजिए, मौलाना साहब, आप गूगल कीजिए।